नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे प्यारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए जो हमारा राजनीतिक विज्ञान वाला भाग है सोशल साइंस के अंदर, उसको हम लोग आप सभी के सामने रख रहे हैं। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी दोस्तों, उसके अंदर हम लोगों ने आपके साथ हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था और आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे हमें सुझाव दिए थे। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, ये जो आपका क्लास 10th के अंदर दिखता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, लिखा है सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। आखिर सत्ता का मतलब होता क्या है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, आपके पेपर में इस चैप्टर से किस तरीके से सवालों को पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करते हैं तो आपको इस चैप्टर के संदर्भ में इत्तू सा भी क्या नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को अब शुरू करेंगे, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे। एक कॉमन कंसर्न, एक सवाल जो हमारे बच्चों के जहन में आता है, उनके दिमाग में आता है, वो ये है कि सर हम यूपी बोर्ड के हैं, हम राजस्थान बोर्ड के हैं, हम बिहार बोर्ड के हैं। अब भारत के किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हो, है ना, तो आपके लिए हमारी ये क्लासेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। तो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप सोशल साइंस हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपका ये चैप्टर मौजूद है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से शुरू करते हैं और एक एक कर इसकी पूरी गहराई को, पूरी कहानी को समझेंगे। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। और सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को तो देखेंगे ही, उसी के साथ साथ इस पूरे चैप्टर की पूरी कहानी को, जो उसका पूरा का पूरा आप देखते हैं कि क्रक्स है, उसको हम समझने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले सत्ता की साझेदारी, ये होती क्या चीज है इसको देखेंगे। एक देश है दोस्तों बेल्जियम। यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, इस बेल्जियम की एक कहानी, इस देश जो ये बेल्जियम है यहां की एक कहानी है। उस कहानी के जरिए हम लोग सत्ता की साझेदारी क्या होती है उसको समझेंगे। भाई भारत का ही पड़ोसी देश है श्रीलंका, यहां पर भी कुछ घटनाएं घटी थी जिससे हम लोग सत्ता की साझेदारी को समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ बेल्जियम जो देश था ना, यहां के नेताओं ने थोड़ी बहुत समझदारी दिखाई थी और उस समझदारी के जरिए ही बेल्जियम आगे बढ़ता गया था। क्या थी वो समझदारी, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है और भारत के अंदर, क्या हमारे प्यारे भारत के अंदर सत्ता की साझेदारी होती है ना, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाले हैं जिसको हमारी आज की इस क्लास में आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू से आखिर तक कीजिएगा, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग अपने सामने नहीं रहने दीजिएगा, रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को करेंगे शुरू। आपको, जी हां दोस्त, आपको क्या करना होगा, आपको जल्दी से थम्स अप दे देना होगा, लाइक का बटन जो आपको दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना होगा और फिर हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करेंगे और यहां पर इन सभी टॉपिक्स को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को डिस्कस करेंगे, आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे सत्ता की साझेदारी के बारे में। उससे पहले क्यों ना हम लोग दो देशों की कहानी आपके साथ डिस्कस करें। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग आप सभी के साथ दो देशों की कहानी डिस्कस करेंगे। भैया एक देश है बेल्जियम, है ना दोस्तों, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देखें, अगर हम दुनिया का मानचित्र देखें तो ये हमारा प्यारा भारत रहा, ये हमारा प्यारा भारत है। और यहां पर यूरोप में एक छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। आकार में, यानी कि अगर हम इसके साइज को देखें, अगर हम इसके क्षेत्रफल को देखें तो बहुत ही छोटा सा देश है ना दोस्तों। अगर हम देखें कि यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है, नन्ना सा मुन्ना सा देश है, नाम है इसका बेल्जियम। भाई हमारा जो हरियाणा राज्य है ना, आकार में ये उससे भी छोटा है। हमारा हरियाणा राज्य उससे भी छोटा है। ये देखिए कितना छोटा देश है, नाम है इस देश का बेल्जियम। अच्छा, अगर हम लोग देखें कि जो बेल्जियम है, इस देश की जो सीमाएं हैं वो 4 अलग अलग देशों से लगती हैं। कौन कौन से देश इसके आसपास है? बेल्जियम के पास फ्रांस भी दिखता है, इंग्लैंड भी दिखता है, जर्मनी भी दिखता है और लग्जमबर्ग भी दिखता है। यूरोप के अंदर ही ये मौजूद है। एक तरफ इंग्लैंड है, एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ आपको लग्जमबर्ग दिखता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये देश 4 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। अच्छा, इसकी आबादी की बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए तो भैया लगभग 1 करोड़ के आसपास है ना। तो इसकी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। और हमारी हरियाणा से आधी ही आपको दिख रही है। हरियाणा की पॉपुलेशन आपको 2 करोड़ के आसपास दिख जाती है। तो आकार में भी हरियाणा से छोटा है, जनसंख्या के आधार पर भी। अच्छा, इस देश के अंदर ना एक बहुत ही विचित्र चीज है। वो क्या है दोस्तों कि यहाँ की जो जातीय बनावट है, जातीय बनावट का मतलब क्या होता है कि इस देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग समुदायों के आते हैं, अलग अलग समुदायों से आते हैं। अलग अलग समुदायों का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी भाषाएं अलग हैं और उन्हीं भाषाओं की वजह से यहां पर विरोध पैदा होता है कि भाई देश को कौन सी भाषा वाले लोग चलाएंगे।
क्या है ये भाषाएं, कौन सी हैं ये भाषाएं, और ये विरोध क्यों उत्पन्न हो रहा है और इस विरोध का कैसे समाधान निकाला जाएगा, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में आपके सामने डिस्कशन किया। तो वर्ल्ड मैप में बेल्जियम हमें कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये, अगर हम लोग वर्ल्ड के मैप को देखें तो ये छोटा सा जो देश है ये है बेल्जियम। और अगर हम लोग इसके अंदरूनी भाग को देखते हैं, आंतरिक तौर पर अगर हम बेल्जियम को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से वो हमें दिखता है। ठीक है, तो ये बेल्जियम का आंतरिक मानचित्र रहा और ये विश्व के अंदर बेल्जियम कैसा दिखता है। चलिए, तो यहां पर हमने अब तक ये डिस्कस कर लिया है कि बेल्जियम जो देश है छोटा सा है, यूरोप में पड़ता है, 4 अलग अलग देशों से ये घिरा हुआ है। इसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके पास अलग अलग अपनी संस्कृति है और वो जातीय तौर पर अलग अलग भाषाओं में बटे हुए हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं और ये भाषाओं की वजह से कैसा मतभेद पैदा हो रहा है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि बेल्जियम के अंदर एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है फ्लेमिश। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लेमिश। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है येलो येलो सा, ये जो पूरा का पूरा इलाका है इसे कहा जाता है फ्लेमिश। पूरे अच्छे तरीके से आप समझिएगा, हम इस पूरे चैप्टर को कहानी के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। तो यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा तो ये जो पूरा का पूरा येलो क्षेत्र देख रहे हैं इसी को हम लोगों ने क्या कहा दोस्तों? फ्लेमिश नामक क्षेत्र कहा। इस इलाके के अंदर डच भाषा बोली जाती है। आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर डच भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो बेल्जियम देश के अंदर मुख्य तौर पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 भाषाओं को बोला जा रहा है। एक है डच, दूसरी भाषा है फ्रेंच भाषा और तीसरी भाषा है जर्मन भाषा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। भाई आप ये पूरा का पूरा बेल्जियम देश देख रहे हैं। बेल्जियम देश के अंदर अगर हम लोग देखें एक फ्लेमिश कर इलाका है ना, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि 59% जो यहां पर रहने वाले लोग हैं वो डच भाषा को बोल रहे हैं। वहीं एक और इलाका है दोस्तों जिसे कहा जाता है वेलोनिया। ये जो वोलोनिया इलाका है जो राजधानी से थोड़ा दूर है ना, यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो वोलोनिया इलाका है यहां पर 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और बाकी के जो बचे हुए देश हैं, बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरे तौर पर देख रहे हैं तो जो बेल्जियम देश है यहां पर 3 भाषाओं को बोला जा रहा है। सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जा रही है वो आपको डच भाषा दिख रही है, 59% लोग इस भाषा को बोलते हैं। वहीं फ्रेंच भाषा बोली जाती है 40% लोगों के द्वारा और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग 1% के आसपास हैं। तो ये पूरे बेल्जियम की कहानी हमने यहां पर देखी। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों, क्या देखें कि ये तो पूरे बेल्जियम की कहानी रही, लेकिन अगर हम लोग राजधानी की बात करें, बेल्जियम की राजधानी क्या है जल्दी से उसको डिस्कस करते हैं। बेल्जियम जो देश है इसकी राजधानी आप देखें दोस्तों, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। हर देश की राजधानी होती है, तो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स। यहां पर कहानी उल्टी है। पूरे देश के अंदर डच भाषा बोलने वाले लोग 59% दिख रहे हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग आपको 40% दिख रहे हैं, लेकिन राजधानी के अंदर कहानी उल्टी हो जाती है। राजधानी जो है ब्रुसेल्स, वहां पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, 80% के करीब हैं, और जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? कहीं ना कहीं वो कम दिख रहे हैं, है ना। पूरे देश में भाषाओं का जो रहने वाले लोग हैं, भाषाओं को जो बोलने वाले लोग हैं उनमें डच लोग ज्यादा हैं। राजधानी के अंदर आप देखते हैं कि फ्रेंच भाषा को ज्यादा बोला जाता है, डच को नहीं। अब यहीं से आप देखते हैं कि दोस्तों कि ये जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनकी संख्या आपको क्या दिख रही है, जो राजधानी के आसपास आपको दिखते हैं, राजधानी में ज्यादा रहते हैं, और पूरे देश के अंदर ये आपको 40% के आसपास दिख रहे हैं, है ना। आप देखते हैं कि ये जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं जो पूरे देश में मात्र 40% हैं, ये ज्यादा ताकतवर हैं, यानी कि इनके पास बड़े बड़े बिजनेस हैं, ये बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं, ये पढ़े लिखे हैं। और जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं जो संख्या में ज्यादा हैं, जो आकार में ज्यादा हैं, वो आपको क्या दिखते हैं? वो छोटे मोटे काम करते हुए दिखते हैं। यहां पर 2 शब्द आपके सामने रखे गए हैं। एक शब्द लिखा है अल्पसंख्यक, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस शब्द का अर्थ आप लोगों को समझ लेना है, अल्पसंख्यक। ठीक है दोस्तों, और एक और शब्द होता है बहुसंख्यक। क्या मतलब होता है दोस्तों? बहुसंख्यक। अब ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब हुआ जिनकी संख्या कम है, बहुसंख्यक का मतलब हुआ जिनकी संख्या ज्यादा है ना। तो अगर हम पूरे बेल्जियम के अंदर देखें 59% कौन सी भाषा बोली जाती है? डच। तो डच भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक कहलाए। और वहीं पूरे देश के अंदर अगर हम लोग देखें, बेल्जियम के अंदर फ्रेंच भाषा बोली जाती है 40%, तो फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक कहलाए। क्लियर हुआ? तो जिनकी संख्या होती है ज्यादा वो कहलाते हैं बहुसंख्यक, जिनकी संख्या होती है कम वो कहलाते हैं अल्पसंख्यक। तो ये पूरी की पूरी कहानी रही, है ना। अच्छे जो डच भाषी लोग थे, जो डच भाषा बोलते थे, जो देश में ज्यादा थे, इन लोगों को ना इस बात से नफरत थी कि भाई ये देश में हम लोग ज्यादा हैं,
हमारी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये जो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं इन लोगों के पास ज्यादा संसाधन है, ये लोग ज्यादा अमीर हैं। तो डच भाषा के लोगों में और फ्रेंच भाषा के लोगों में आप लोग देखते हैं कि मतभेद बढ़ने लगा, और डच भाषा के जो लोग थे वो इस बात से नाराज थे कि ये फ्रेंच भाषा के जो लोग हैं वो आगे बढ़ते क्यों जा रहे हैं, और इन दोनों में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं मतभेद, विवाद, गुस्सा बढ़ता चला गया। अब आप देखते हैं कि जो तनाव था, जो स्थिति थी, वो साल 1950 से साल 1960 के बीच में ना बहुत तेजी के साथ बिगड़ी। हालात आप देखते हैं कि 1950 से 1960 के आसपास बहुत तेजी से बढ़ते चले गए, और मुख्य तौर पर जो राजधानी थी वहां पर आप देखें कि जो राजधानी हुआ करती थी ब्रुसेल्स, ये जो आप नारंगी सा इलाका देख रहे हैं, इस यहां पर तो क्या होने लगा दोस्तों, मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, दंगों के हालात बढ़ने लगे, एक दूसरों पर हमले होने लगे। तो यहां तक हमने बेल्जियम के बारे में देखा, बेल्जियम के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं उसको देखा, कौन सी भाषा को कितने लोग बोलते हैं उसको देखा, और इन लोगों के बीच में मतभेद कैसे हुआ। क्या बेल्जियम के अंदर हालात खराब होंगे? क्या बेल्जियम एक कमजोर देश बनेगा? क्या बेल्जियम टूट जाएगा भाषा के आधार पर? इसकी पूरी कहानी को हम लोग आगे समझने वाले हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आई है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए यहां पर एक और देश के बारे में डिस्कस करेंगे। बेल्जियम वाली कहानी को थोड़े समय के लिए साइड में रखते हैं, हमारा ही एक पड़ोसी देश है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेल्जियम में हालात हमने ये देख लिया कि खराब है। अब यहां पर हम लोग एक और देश के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। देश का नाम है श्रीलंका। अगर आपने भारत के मानचित्र को देखा होगा, दक्षिण में तमिलनाडु के एकदम बराबर में ही हमें क्या दिखता है दोस्तों, ये देश दिखता है, इसका नाम है श्रीलंका। कुछ इस प्रकार से है, दिख रहा है आपको? जी हाँ, भारत में अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखें तो भारत के मानचित्र में ही आ जाता है चिपक कर एकदम से, देश का नाम है श्रीलंका। अब यहां पर हम लोग देखें कि श्रीलंका भारत के दक्षिण एशिया में आपको दिखता है। जी हाँ, श्रीलंका की जो आबादी है या फिर जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है दोस्तों? श्रीलंका की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ के आसपास है ना। तो जैसे बेल्जियम के अंदर डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे, और वहां पर जो जातीय बनावट थी वो बड़ी अलग थी, कुछ ऐसे ही हालात हमें श्रीलंका में भी दिखते हैं। भाई श्रीलंका के अंदर क्या दिखता है? श्रीलंका के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहां पर 2 भाषाएं मुख्य तौर पर बोली जाती थी दोस्तों। एक कहलाती थी सिंगली भाषा और दूसरी कहलाती थी तमिल भाषा। तो याद कर लीजिएगा, मुख्य तौर पर हमने देखा कि जो हमारा श्रीलंका है वहां पर 2 भाषाओं को बोला जा रहा है, एक है सिंगली भाषा और एक है तमिल भाषा। अच्छा, ये जो सिंगली भाषी लोग हैं ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं, ये श्रीलंका में हमेशा से थे। जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं श्रीलंका के अंदर, ये श्रीलंका के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, ये वहीं पर थे, ये कहीं बाहर से नहीं आए। तो श्रीलंका के अंदर 2 भाषाएं बोली जा रही हैं। जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं ये वहां पर मूल निवासी हैं, वहीं पर रहा करते थे। जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं दोस्तों, ये कहां से आए? ये हमारे भारत के तमिलनाडु से वहां पर गए, है ना। भारत के तमिलनाडु से ये श्रीलंका के अंदर गए थे। तो श्रीलंका के अंदर 2 भाषाएं बोली जा रही हैं, सिंगली और तमिल। तमिल जो लोग हैं वो भारत से गए हैं, और वहीं जो सिंगली लोग हैं वो वहां के मूल निवासी हैं। अब सिंगली कितने प्रतिशत हैं ये भी देख लेते हैं। सिंगली जो है वो लगभग 74% के आसपास है। जो सिंगली लोग हैं, जो सिंगली भाषा को बोलते हैं, वो 74% हैं श्रीलंका के अंदर। और जो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो आपको 18% के आसपास दिख रहे हैं, ठीक है जी। 18% जो लोग हैं वो आपको तमिल भाषा को बोलने वाले दिखते हैं। अच्छा, तमिल लोगों के अंदर भी अगर हम लोग देखें, तमिल भाषा जो बोलने वाले लोग हैं उसके अंदर अधिकतर जो तमिल भाषी बोलने वाले लोग हैं वो भारत के हैं, लेकिन कुछ श्रीलंका के अंदर जो रहने वाले तमिलियंस हैं जो तमिल भाषा को बोलते हैं वो श्रीलंका के ही मूल निवासी हैं। तो 2 भाषाएं बोलती हुई हमने देखी श्रीलंका में बोली जा रही हैं, सिंगली और तमिल भाषा। सिंगली भाषा मूल निवासी हैं, वहीं तमिल भाषा के जो लोग हैं वो भारत के तमिलनाडु से गए हैं, लेकिन कुछ तमिल भाषी जो श्रीलंका में रहते हैं वो श्रीलंका के ही मूल निवासी हैं, है ना। उसी के साथ साथ हम देखें कि जो ये तमिल लोग हैं, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो श्रीलंका में जो उत्तरी इलाका है, श्रीलंका का अगर हम उत्तरी क्षेत्र देखें, श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है ना दोस्तों, श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न एरिया है, यहां पर तमिल भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तमिल भाषा बोलने वाले लोग इस इलाके के अंदर ज्यादा रहते हैं। और उसी के साथ साथ जो ये पूर्वी भाग है, ईस्टर्न भाग है, यहां पर भी तमिल भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में यहां पर सिंगली भाषा को बोलने वाले लोग हमें दिख जाते हैं, ठीक है। 2 भाषाएं बोली जा रही हैं, 74% सिंगली भाषी हैं और 18% के करीब हमें तमिल भाषी लोग श्रीलंका के अंदर रहते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, जो सिंगली भाषी लोग हैं इनका धर्म भी अलग है ना। इनकी भाषाएं तो अलग हैं ही दोस्तों। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इन लोगों का मुख्य तौर पर क्या है, आप देख पा रहे हैं कि इनके धर्म भी अलग हैं। जो ये सिंगली भाषी लोग हैं इनका जो धर्म है वो है बौद्ध धर्म। ये भगवान बौद्ध को क्या करते हैं, मानते हैं। और वहीं पर जो तमिल भाषी लोग हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, ठीक है जी। तो धर्म भी अलग है, उसी के साथ साथ भाषाएं भी अलग हैं। तो ये श्रीलंका की आपको जातीय बनावट दिखी।
श्रीलंका के अंदर भी आप देखते हैं कि भाषा को लेकर इन दो भाषी लोगों के बीच में क्या होगा, मतभेद होगा, झगड़ा होगा। और ये मतभेद क्या देश को कमजोर करेगा, क्या ये देश को सही तौर पर आगे लेके चल पाएगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बातचीत हमने आपके साथ डिस्कस करी है। अब यहां पर हम लोग देखें कि जैसे हमारा प्यारा भारत देश गुलाम था, किसका गुलाम था, जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइए। जैसे हमारा प्यारा भारत देश गुलाम रहा था अंग्रेजों का, वैसे ही श्रीलंका भी गुलाम था। भारत को आजादी मिलती है 1947 में, 1947 15 अगस्त में, और श्रीलंका को आजादी मिलती है 1948 में, एक साल बाद ही, है ना। तो श्रीलंका को आजादी मिल गई भैया, मुबारक हो, 1948 में। और इसके बाद जैसा आप सभी को पता है कि जो सिंगली भाषी लोग थे ये 74% थे, 74% थे देश के अंदर। तो ये जो सिंगली भाषी लोग थे ना, इनको समझ में आया कि भाई अब हमें आजादी मिल गई है, अब इस पूरे देश को ना सिंगली भाषी लोग चलाएंगे। 1956 के अंदर, 1956 के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों ये जो सिंगली भाषी बोलने वाले लोग थे, इन्होंने एक कानून बनाया। सिंगली भाषा जो बोलने वाले लोग थे, इन्होंने एक कानून बनाया, और इस कानून के तहत जो सिंगली भाषा है उसको देश की एकमात्र राजभाषा कह दिया कि पूरे देश के अंदर अगर कोई भाषा है जिसको सम्मान देना चाहिए तो वो सिंगली भाषा है। पूरे देश के अंदर, पूरे स्कूलों के अंदर, पूरे कॉलेजों के अंदर, पूरे सरकारी कार्यालयों के अंदर अगर किसी भी भाषा में काम होगा तो वो सिंगली भाषा है। ये तो गलत बात थी, क्योंकि इस देश के अंदर तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी थे। तो जो सिंगली लोग थे, जो बहुसंख्यक थे, उन्होंने अल्पसंख्यक तमिलों को दबाना शुरू किया। 1956 में एक कानून बना, और उस कानून के तहत जो सिंगली भाषा थी उसे देश की राजभाषा के तौर पर घोषित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, इसी के साथ दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कह दिया कि जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी, जब भी कोई गवर्नमेंट नौकरी निकलेगी, चाहे टीचर की हो, डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, उसमें हम लोग सिंगली लोगों को ही रखेंगे। कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है। क्या इससे देश मजबूत होगा कि इससे देश टूटेगा? आप बताइए। जो चीज सिंगली लोग श्रीलंका के अंदर कर रहे थे, अपने ही देश के दूसरी भाषा बोलने वाले जो लोग थे, तमिलियंस थे, उनके साथ ऐसा कर रहे थे, क्या उससे उनका देश मजबूत होगा कि टूटेगा? भाई टूटेगा। और ये टूटने की आप देखते हैं कि स्थिति यहां पर पैदा हो रही है। तो जो सिंगली भाषी लोग थे, यही कहा गया कि सरकारी नौकरियों के अंदर हम तो सिंगली भाषा के लोगों को ही क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे, इन्हीं को पहले नौकरियां मिलेंगी, बाद में कुछ नौकरियां मिलें तो वो तमिल लोगों को मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ सरकार ने कहा कि भाई हम तो जो सिंगली भाषियों का धर्म है, कौन सा धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, जो सिंगली भाषियों का धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसको संरक्षण देंगे। यानी कि जो श्रीलंका की सरकार होगी वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएगी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगी, और सरकार समर्थन देगी कि बौद्ध धर्म और फले फूले। ये भी गलत बात है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जब ऐसी चीजें हुई, जो तमिल जनता थी, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, जब उन्होंने देखा कि भाई ये सब हो रहा है, सिंगली भाषा को देश की राजभाषा बना दिया, सरकारी नौकरियां सिंगली लोगों को दी जा रही हैं, बौद्ध धर्म को पूरे देश का धर्म बना दिया गया, तो जो तमिल भाषी लोग थे वो बहुत ज्यादा इससे आहत हुए, बहुत ज्यादा नाराज हुए। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। ये लोग जो थे, जो तमिल भाषा बोलते थे श्रीलंका के अंदर, इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, और ये लोग विरोध करने लगे, सिंगलियों के खिलाफ विरोध करने लगे कि आप गलत कर रहे हैं, ये देश हमारा भी है, हमें भी इस देश के अंदर रहने दिया जाए। क्या होगा आगे, है ना। मजा आ रहा है दोस्तों। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या होगा। और तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, पॉलिटिकल पार्टियां बनाई, चुनाव में ये लोग खड़े हुए, और चुनाव में खड़े होकर इन्होंने जीतने की कोशिश करी। और तमिलों के लिए भी ये लोग कोशिश करने लगे, तमिल भाषी लोग, कि हमारे लिए भी कुछ सही चीजें हो सकें। आगे क्या होगा चलिए देखते हैं, है ना। तो सिंगली लोग, यहां पर आपको दिख रहा है कि जो सिंगली लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अल्पसंख्यक तमिल लोगों को दबा रहे हैं। बहुसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, तो जो तमिल लोग हैं उनको दबाया जा रहा है, सिंगली लोग उनको दबा रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जो तमिल लोग थे, जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, तो तमिल लोग जो थे, इन लोगों ने भी अपनी मांगे रखी। इन्होंने क्या कहा कि भैया हमारी जो भाषा है, जो तमिल भाषा है, उसको देश की भाषा बनाया जाए, है ना। यहां पर मतभेद और बढ़ रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें। सिंगली लोगों ने कहा कि हम अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। अब तमिल लोग जो थे वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो भाषा है, तमिल भाषा, इसको देश की भाषा बनाएंगे, राजभाषा बनाएंगे, देश में सारे काम तमिल भाषा में ही होंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने एक अच्छी बात की, तमिल लोगों ने कहा कि भाई अगर शिक्षा और रोजगार होगा, अगर नौकरी निकलेगी, अगर पढ़ाने की बात होगी, तो उसमें सबको समान अवसर मिले, है ना। तो तमिल लोगों ने ये एक अच्छी बात की, उन्होंने ये कहा कि मुख्य तौर पर जब भी कोई नौकरी निकले, जब भी कोई किसी को पढ़ने का अवसर मिले, स्कूल में, कॉलेज में जब भी पढ़ाई कराई जाए, तो वो जिस भाषा में पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकता है। तो सबको समान अवसर की बात तमिल लोगों ने यहां पर की, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को राजभाषा बनाने की बात की। अब आप देखते हैं कि जब ये सब मांगे की गई, तो क्या सिंगली लोगों ने, जिनकी संख्या ज्यादा थी, उन्होंने इस बात को माना? सिंगली लोग कहां मानने वाले थे दोस्तों। सिंगली लोगों ने कहा कि भैया हमारी जनसंख्या है ज्यादा, हम नहीं मानते तुम्हारी बातों को। और आप देखते हैं कि जो सिंगली लोग थे, इन्होंने तमिल लोगों की बातों को नहीं माना, और उनको और दबाना शुरू किया, उनको और परेशान करना शुरू किया।
और आप सभी को पता है कि जब आप किसी को परेशान करते हैं, जब आप किसी को बहुत ज्यादा दबाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति बाउंस बैक करता है, वो बहुत ज्यादा परेशान होकर आक्रोशित हो जाता है। और कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर तमिल लोग करते हैं। उनको इतना दबाया गया कि उन्होंने फिर आखिर में क्या किया, एक उग्र संगठन बना लिया। उग्र संगठन का मतलब कि भैया उन्होंने हथियार उठा लिए कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंगलियों से बदला लेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। आप देखते हैं कि एक ग्रुप बनाया गया, एक उग्र संगठन, एक आप कह सकते हैं कि एक टेरर ग्रुप बनाया गया तमिलियंस के द्वारा श्रीलंका के अंदर, जिसे कहा जाता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इसका पूरा नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिट्टे कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको लिट्टे कहा जाता है। ये इसका लोगो है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो एक ग्रुप बनाया गया जो तमिलियंस की रक्षा करने के लिए बनाया गया था श्रीलंका के अंदर। और अब तमिलियंस ने हथियार उठा लिए दोस्तों, नए नए युवक जो थे वो हथियार लेकर आ गए, और अब देश के अंदर क्या हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, गृह युद्ध का मतलब होता है कि जब देश के ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं किसी बात को लेकर, जब देश के अंदर आपस में एक दूसरे को मारा काटा जाने लगता है, उसको गृह युद्ध कहते हैं। और गृह युद्ध की स्थिति में श्रीलंका चला गया, और फिर बहुत खतरनाक स्थिति रही। और फिर साल 2009 में आप देखते हैं कि ये जो संगठन था लिट्टे, इसका अंत किया जाता है और फिर श्रीलंका में शांति स्थापित करने की कोशिश की जाती है ना। तो श्रीलंका गृह युद्ध की तरफ चला जाता है। श्रीलंका के अंदर सिंगली लोग, तमिल लोग एक दूसरे के ऊपर आपको दिखता है कि आक्रोशित होते हैं, और हालात जो थे वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। क्या श्रीलंका के अंदर साझेदारी की गई? अगर मैं आपसे पूछूं क्या श्रीलंका के अंदर सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है पावर दोस्तों, सत्ता का मतलब होता है पावर, देश को चलाने की शक्ति। क्या श्रीलंका के अंदर देश को चलाने की जो शक्ति थी वो सभी लोगों में बांटी गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोबारा सुनिएगा। क्या श्रीलंका के अंदर सिंगली लोग और तमिल लोग इन दोनों ने साथ मिलकर चलने की कोशिश की? नहीं, सत्ता की साझेदारी नहीं हुई, और यही तो वजह है जिससे गृह युद्ध हो गया। जब सत्ता की साझेदारी की जाती है, जब देश के अंदर रहने वाले अलग अलग धर्म, भाषा, जाति, लिंग और समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया जाता है देश को चलाने में, तो देश सही तरीके से चलता है। तो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं हुई, है ना। देश को चलाने में सिर्फ एक ही ग्रुप आगे रहा। कौन सा ग्रुप? सिंगली लोग, और इसी वजह से देश गृह युद्ध में रहा। याद होगा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आप सभी के साथ बेल्जियम के बारे में, और बेल्जियम की कहानी अभी तक हमने पूरी नहीं की है, हमने आधी देख ली है कि बेल्जियम के अंदर मसला था। डच भाषी लोग लड़ रहे थे, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग वहां पर रहा करते थे। क्या बेल्जियम के अंदर भी गृह युद्ध होगा? क्या बेल्जियम के अंदर भी सत्ता की साझेदारी नहीं होगी? चलिए डिस्कशन करते हैं दोस्तों, है ना। तो हमने यहां पर यह देख लिया कि अगर सत्ता की साझेदारी हुई होती श्रीलंका के अंदर, तो वहां पर गृह युद्ध नहीं होता, लाखों लाख लोगों की जान नहीं जाती, श्रीलंका एक कमजोर देश नहीं बनता, श्रीलंका एक विकास वाला देश बनता, श्रीलंका एक मजबूत देश बनता। लेकिन सत्ता की साझेदारी जब नहीं की गई, लोकतांत्रिक तरीकों को जब नहीं माना गया, तो देश टूटा, देश कमजोर हुआ, देश पिछड़ा, देश में लाखों लोगों की जान गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन कर लेते हैं भैया बेल्जियम के बारे में। यहां तक तो हमने पीछे देख लिया कि बेल्जियम के अंदर 3 भाषाएं बोली जा रही हैं। डच भाषा बोलने वाले लोग हमें 79 के करीब के आसपास दिख रहे हैं, है ना। और वहीं पर जो हमारी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो आपको कितने दिख रहे हैं दोस्तों? आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर वो आपको 40% के आसपास दिख पा रहे हैं, और वहीं पर 1% के करीब जो है वो हमारी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं, है ना। ये बातें अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब यहां पर अगर हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्या देख पाते हैं दोस्त? हम लोग यहां पर देख पाते हैं कि मुख्य तौर पर जो बेल्जियम था, यहां के जो नेता थे ना, इनको समझ में आया कि भाई हमारे यहां ना अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। श्रीलंका के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, उनकी गलतियों की वजह से श्रीलंका गृह युद्ध में चला गया, देश तितर बितर हुआ, देश में अंधकार मचा, देश कमजोर बनता गया। लेकिन बेल्जियम के जो नेता थे उनको समझ में आया कि भाई हमारे यहां पर विविधता है। विविधता का मतलब हमारे यहां अलग अलग भाषाएं हैं, और बेल्जियम के नेताओं ने इस बात का सम्मान किया कि हमारे पास अलग अलग संस्कृति है, हमें उसका सम्मान करना होगा। 1970 से 1993 तक, 1970 से 1993 तक क्या किया गया दोस्तों? संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब क्या होता है दोस्तों? संशोधन का मतलब होता है बदलाव, कि भैया पूरा जो बेल्जियम था, डच भाषा बोलने वाले भी हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले भी हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले भी हैं। तो जब जिस भाषा के लोगों ने कहा कि हमें लगता है संविधान में ना ये बात थोड़ी सी अजीब है, इसको थोड़ा चेंज कीजिए, तो जिस जिस भाषा के लोगों ने जैसी जैसी मांग की उसको वैसे बदला गया। तो देश में ऐसा नहीं है, सिंगली लोगों ने श्रीलंका के अंदर क्या कहा था? हम नहीं सुनते किसी की, वो गलत बात थी।
आपको सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो बेल्जियम के नेता बड़े समझदार निकले। उन्होंने मुख्य तौर पर 1970 से 1993 के बीच में देश के अंदर 4 बार संविधान में बदलाव किया, देश के कानून को परिवर्तित किया। और इससे क्या हुआ भाई, इससे क्या बेल्जियम में कोई मसला हुआ, क्या बेल्जियम के अंदर कोई झगड़ा हुआ, क्या बेल्जियम के अंदर कोई गृह युद्ध हुआ? नहीं, क्योंकि सबकी बातों को सुना गया, डच भाषा वालों की भी, जर्मन भाषा वालों की भी और फ्रेंच भाषा वालों की भी। तो इससे देश के अंदर गृह युद्ध नहीं हुआ, इससे देश का विकास हुआ, सब लोग मिलकर रहने लगे आपस में। उसी के साथ साथ क्या किया गया भाई, जो देश के अंदर सरकार बनी, जब देश को चलाने की बात हुई तो उसमें डच भाषा वालों को भी रखा गया, उसमें फ्रेंच भाषा वालों को भी रखा गया, और उसी के साथ इनकी संख्या समान रखी गई। ऐसा नहीं कह दिया गया, मान लीजिए कि अगर 20 मंत्री बनाए हैं, ऐसा नहीं कि 18 मंत्री तो डच रख दिए और 2 फ्रेंच, नहीं। क्या किया गया, भाषाओं के आधार पर समान संख्या में मंत्रियों को रखा गया, संतुलन रखा गया। दोनों भाषाओं के नेताओं को आप देखते हैं कि देश की सत्ता में शामिल किया गया, देश को चलाने के लिए शामिल किया गया। और इसी के साथ साथ जब भी देश के अंदर कोई नया कानून बनाने की बात की गई तो यह कहा गया कि भाई दोनों भाषाओं के नेताओं की रजामंदी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ फ्रेंच भाषा के लोग कह रहे हैं कि हमें कानून बनाना है तो ऐसा हो जाएगा, या फिर डच भाषा बोलने वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से कानून बनाओ, तो ऐसा नहीं होता था। फ्रेंच और डच दोनों भाषाओं के जो बोलने वाले नेता थे उनकी स्वीकृति होनी चाहिए, है ना। पूरे कानून को ऐसे ही नहीं बदला जा सकता, तो दोनों की स्वीकृति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ क्या किया गया, इन लोगों ने क्या किया, देश को चलाने के लिए देश में 3 स्तर की सरकार को स्थापित किया। आप क्या देखते हैं कि देश में 3 स्तर की सरकार को स्थापित किया, जैसे हमारे प्यारे भारत देश में होता है। हमारे देश के अंदर अंदर आपको एक केंद्र सरकार दिखती है। भाई केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार पूरे देश को चलाती है ना। तो श्रीलंका के आप क्या देखते हैं, बेल्जियम के अंदर भी कुछ इसी तरीके से देश को चलाया गया। एक तो केंद्र सरकार बनी जो पूरे देश को चलाती थी, उसी के साथ हर राज्य के अंदर एक राज्य सरकार बनाई गई जो राज्य को चलाती थी। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो छोटे छोटे इलाके हैं उनके लिए क्षेत्रीय सरकार बनाई गई, है ना। शहरों के लिए, हर शहर के लिए क्षेत्रीय सरकार बनाई गई। तो कुछ इस तरीके से देश को चलाने के लिए अलग अलग सरकारें बनी। इन अलग अलग सरकारों के अंदर अलग अलग भाषाओं के लोगों को शामिल किया गया ताकि देश सही तरीके से चले। देश के विकास में सबको शामिल किया गया, सत्ता की साझेदारी की गई। ठीक है, अब इन सभी चीजों से क्या बेल्जियम के अंदर गृह युद्ध होगा, क्या बेल्जियम एक कमजोर देश बनेगा, क्या बेल्जियम एक पिछड़ा देश बनेगा? ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि बेल्जियम तेजी से बढ़ता है और वो विश्व के पटल पर एक मजबूत देश बनता हुआ आपको दिखता है ना दोस्तों। तो यहां पर इन 2 घटनाओं को हमने देखा और इन 2 सिचुएशंस के जरिए, इन 2 देशों की कहानी के जरिए आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि भाई सत्ता की साझेदारी जरूर करनी होगी। हमारे भारत देश के अंदर ही देख लीजिए, आपको अलग अलग धर्म, भाषा, जाति, लिंग और समुदाय के लोग दिखते हैं। अगर एक भाषा के लोग कहें कि भाई अब ना पूरे भारत के ऊपर सिर्फ हिंदी भाषी लोग चलाएंगे भारत को, कितनी गलत बात है। भारत के अंदर तमिल भाषी भी हैं, तेलुगु भाषी भी हैं, कन्नड़ा भाषी भी हैं, मलयालम भाषी भी हैं, उड़िया भाषी भी हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर एक धर्म के लोग कहें कि हमें अपने पूरे देश को चलाएंगे तो ये भी गलत बात है ना। तो देश को चलाने में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। सत्ता यानी कि देश को चलाने की जो शक्ति है सब में बांटी जाए, सबको ये लगे कि भाई ये अपना ही देश है, हमें इकट्ठे होकर चलना है और उसी से देश आगे बढ़ सकता है। यहां पर अब डिस्कशन किया जा रहा है, सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में कि सत्ता की साझेदारी आखिर जरूरी ही क्यों है, क्यों करें सत्ता की साझेदारी? जाओ नहीं करते, भाई नहीं करोगे तो क्या होगा, श्रीलंका जैसा हालात हो जाएंगे। जैसे श्रीलंका के अंदर आप देखते हैं कि गृह युद्ध हुआ था, इसको समझते हैं, पेपर में बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल आपका बनता है दोस्तों। तो एक एक कर इसकी कहानी को हम लोग आप सभी के साथ क्या करते हैं रखना शुरू करते हैं। भाई सत्ता की साझेदारी मुख्य तौर पर क्या है कि सत्ता के बंटवारे के लिए, देश को चलाने की जो शक्ति है, सत्ता का मतलब देश को चलाने की जो पावर है, शक्ति है, वो मुख्य तौर पर आपको क्या दिखता है कि इसके अंदर अगर हमने, इसकी सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर अगर हम लोग देश को चलाने की शक्ति सब लोगों में बांटें, देश को चलाने की शक्ति सब में बांटी जाए तो क्या होगा, तो देश के अंदर टकराव नहीं होगा, है ना। जैसा बेल्जियम के अंदर हुआ, कोई लड़ाई हुई नहीं, फ्रेंच लोगों को उनके अधिकार मिले, जर्मन लोगों को उनके अधिकार मिले, डच लोगों को उनके अधिकार मिले, कोई मसला हुआ ही नहीं। और आप देखते हैं कि पूरे तौर पर देश में कोई टकराव नहीं हुआ, देश में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, देश विकास की ओर बढ़ा दोस्तों। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जब किसी देश के अंदर सत्ता की साझेदारी की जाती है तो उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। जी हां, आप देखें कि बेल्जियम के अंदर जब देश को चलाने की पावर सब में बांट दी गई तो उससे देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत हुआ, देश में चुनाव हुए, लोगों को विश्वास हुआ कि हमारी जो ये सरकार है, हमारे जो ये नेता लोग हैं, ये हमारे बारे में सोच रहे हैं।
वहीं श्रीलंका के अंदर जब सिर्फ एक भाषा के लोगों ने अपने धर्म को आगे बढ़ाया, अपनी भाषा को आगे बढ़ाया, तो लोकतंत्र समाप्त हो गया। लोगों ने चुनाव की कोई कदर नहीं की, लोगों ने सरकार का कोई सम्मान नहीं किया। तो जब सत्ता की साझेदारी की जाती है तो उससे लोकतंत्र, चुनाव व्यवस्था मजबूत होती है, लोगों का विश्वास अपनी सरकारों पर होता है। इससे देश के अंदर जो टकराव है, जो मतभेद है, जो गुस्सा है लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति, वो कम किया जाता है। और कहा जाए दोस्तों, एक सीधा सवाल आपके पेपर में बनता है कि सत्ता की साझेदारी को ही लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र क्या है कि आप अपने में से ही किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं। सत्ता की साझेदारी भी तो यही कहती है कि आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या समुदाय के हों, आप देश के अंदर आ सकते हैं, देश के शासन में शामिल हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर देखिए, आप किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, भाषा के हों, लिंग के हों और किसी भी इलाके से आते हों, आप देश के चुनाव में शामिल हो सकते हैं। तो जब देश के अंदर सत्ता की साझेदारी होती है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां तक इन सभी चीजों के लिए हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। सत्ता की साझेदारी इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे किस चीज का दोस्तों, कि भारत के अंदर सत्ता की साझेदारी की क्या रूपरेखा है। क्या भारत के अंदर सत्ता की साझेदारी होती है? क्या देश को चलाने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो सिर्फ एक जाति के लोगों के पास है, एक भाषा के लोगों के पास है, या हमारे प्यारे भारत देश में सबको शामिल किया जाता है? ये सवाल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा प्यारा भारत देश दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे अनूठा देश है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश, और हमारे प्यारे भारत के अंदर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या समुदाय से आप हों, आप देश के शासन में शामिल हो सकते हैं। जी हां, हमारा प्यारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश के अंदर चुनाव किया जाता है। इसी चुनाव को हम लोग क्या कहते हैं? मताधिकार कहते हैं, वोट देते हैं। जब आप 18 साल के हो जाएंगे ना, हाँ तुम्ही से कह रहा हूं राजेश, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम क्या करोगे? तुम मुख्य तौर पर वोट कर सकते हो, है ना। तो भारत के अंदर आप जब 18 साल के हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आपको वोट देने का अधिकार मिलता है और इस वोट के जरिए ही आप लोग क्या कर सकते हैं? अपने नेता लोगों को चुनते हैं और ये जो चुने हुए नेता लोग होते हैं ये एक सरकार बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा होता क्या है कि भैया 18 साल के जितने भी लोग थे, उससे बड़ी उम्र के जो लोग थे, देश के अंदर चुनाव हुए और देश के अंदर जब चुनाव हुए तो इन सभी लोगों ने अपने नेता लोगों को चुन लिया। अब ये जो नेता लोग हैं ये सभी क्या करते हैं? एक समूह बनाते हैं। एक अकेला नेता पूरे देश को तो नहीं चला सकता, तो क्या किया जाता है? मुख्य तौर पर ग्रुप बनाया जाता है। इसी ग्रुप को हम लोग सरकार कहते हैं, जो देश को चलाती है। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर हमने अलग अलग लोगों को चुना, सब लोग शामिल हो रहे हैं, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, लिंग और समुदाय के लोगों को। तो हमारे देश के अंदर सत्ता की साझेदारी है। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी चुनी हुई सरकार होती है ये देश में क्या करती है? देश में शासन करती है, देश में कानूनों को बनाती है, देश के विकास के लिए अलग अलग नियमों को बनाती है, देश में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। और देश के अंदर जो पुराने नियम बने होते हैं उनमें अगर कुछ बदलाव करना होता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और जो नए कानून बनाने होते हैं वो भी हमारे देश की सरकार करती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हाँ, हमारे प्यारे भारत देश के अंदर सत्ता की साझेदारी मौजूद है। अच्छा, भारत के अंदर अगर हम लोग देखें कि जो हमारी सत्ता की साझेदारी है वो लोकतंत्र के एक बहुत ही राजनीतिक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बहुत पॉपुलेशन वाला देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, दूसरे नंबर पर है ना हमारा प्यारा भारत देश। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या आपको दिख रही है। और भारत जो है, अगर हम देखें कि ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जब सत्ता की साझेदारी की जाती है, जब सबको देश को चलाने के लिए शामिल किया जाता है, जब देश को चलाने की जो पावर है वो सबके साथ शेयर की जाती है, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर होता है? भाई, लोकतंत्र का मतलब सबको देश को चलाने का मौका मिले, और जब देश में सबको देश को चलाने का मौका मिलता है तो इससे आप सभी को पता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। तो भारतीय जो हमारी शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र को मजबूत करती है और भारत के अंदर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। अच्छा, हमारी जो ये लोकतांत्रिक सरकार है, क्या ऐसा होता है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही वर्ग लोगों का समर्थन किया जाता है? ऐसा नहीं है। श्रीलंका के अंदर जैसे आपने देखा कि वहां पर सिर्फ सिंगली लोगों के लिए ध्यान रखा जा रहा था, वहां पर सिंगली लोगों का जो धर्म था उसको आगे बढ़ाया गया, सिंगली भाषा के लोगों को नौकरियां दी गई। क्या भारत में ऐसा होता है? नहीं। जब भी कोई नियम बनता है, जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई आप नौकरियां देखते हैं, उसमें सबको अवसर मिलता है, सबको मौका मिलता है। तो ये बात साबित करती है कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आपको उचित सम्मान है, हर जाति, हर भाषा के लोगों को उचित सम्मान दिया जाता है और उन्हें उचित अवसर मिलता है कि वो अपनी योग्यता के हिसाब से अपने स्थान को प्राप्त कर सकें, है ना। और देश के अंदर आप देखते हैं कि हर व्यक्ति की बात को सुना जाता है और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत के अंदर सत्ता की साझेदारी बड़े प्रारूप में आपको दिखती है। अब एक सवाल आपके जहन में जरूर आ सकता है ना, कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता ही क्यों है। वैसे भी हमने उस पॉइंट को पीछे देखा था, इसको और डीप डाइव करेंगे, इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि इस चैप्टर को आपके दिमाग में एक तरीके से छाप दे। दोस्तों, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए कि भैया जिस भी देश के अंदर सत्ता की साझेदारी होगी वहां पर शांति होगी, वहां पर सौहार्द होगा। सौहार्द का मतलब भैया भाई भाई, है ना, सब लोग मिलकर रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। और अगर जैसे बेल्जियम में रह रहे थे, जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं, और अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, एक ही भाषा के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो मामला खराब होगा। आप देखते हैं तो मतभेद बढ़ेगा। तो सत्ता की साझेदारी से देश के अंदर भाईचारा बढ़ता है, सत्ता की साझेदारी से देश में शांति बढ़ती है। इससे लोगों के बीच में जो हमारे अलग अलग भाषा बोलने वाले धर्म के जाति के लोग हैं उनके बीच में कोई टकराव होता है, कोई मतभेद होता है तो वो कम होता है। सत्ता की साझेदारी इन मतभेदों को, टकरावों को कम करती है। जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, जैसे श्रीलंका के अंदर सिंगली भाषा बोलने वाले जो लोग थे इनकी संख्या ज्यादा थी, और इन सिंगली भाषा लोगों ने कहा कि भैया हम लोग तो ज्यादा हैं, हम तो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो बहुसंख्यक लोगों का श्रीलंका के अंदर आपको दिख रहा है आतंक था, ये लोग दबदबा बनाए हुए थे। लेकिन जब सत्ता की साझेदारी की जाती है तो ये जो बहुसंख्यक लोग थे इनका जो खतरा होता है वो कम किया जाता है, और अल्पसंख्यक लोग जिनकी संख्या कम होती है उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो सत्ता की साझेदारी देश में शांति बनाती है, भाईचारे को बढ़ाती है, आपसी टकराव को कम करती है। बहुसंख्यक अगर खतरनाक हैं तो उनके खतरे को कम करती है, अल्पसंख्यक लोगों को उनको उनके आतंक से बचाती है। और इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करती है, उसकी असली जो लोकतंत्र की आत्मा है उसको मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी के कुछ और बिंदु भी हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है, ये लोगों की आवाज है ना। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी देश के अंदर आपको अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और लिंग और समुदाय के लोग रहते हैं। जब आप इन सभी को देश को चलाने में शामिल करते हैं तो सभी लोगों की जो आवाजें होती हैं वो सुनी जाती हैं, उन सभी की जो समस्याएं हैं उसको ध्यान से सुना जाता है और उनका निपटारा किया जाता है। भाई नेता लोगों का काम क्या है, हमारे जो शासक हैं उनका काम यही तो है कि वो हमारी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं को सुनने के बाद उसका क्या दें, समाधान दें। तो इसीलिए हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं कि जितने भी हमारे शासक वर्ग होते हैं जब अपनी जनता लोगों की बातचीत को सुनते हैं तो उनको समाधान मिलता है। तो इसीलिए पूरे तौर पर हम कहते हैं कि जो लोकतंत्र की आत्मा है वो सत्ता की साझेदारी है। अगर किसी देश के अंदर ये कहा जाए कि यहां पर सब लोगों को देश को चलाने में शामिल नहीं किया जाता लेकिन यहां पर लोकतंत्र है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, है ना। किसी भी देश के अंदर अगर वहां पर कहा जाता है कि लोकतंत्र है तो उसका मतलब उस देश के अंदर हर जाति, भाषा, लिंग, समुदाय के लोगों को देश को चलाने का मौका मिलता है। तो लोकतंत्र की आत्मा है भैया, है ना। अच्छा, उसी के साथ साथ एक और देखिए कि जो हमारी सत्ता की साझेदारी है ये क्या है, ये एक समझदारी भरा कारण है। समझदारी भरा कारण क्या है, मतलब समझदारी भरा कारण ये है कि जैसे अगर आप लोग बेल्जियम के अंदर देखें, बेल्जियम के नेताओं को दिख रहा था कि अगर हमने अपने देश के अंदर जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले ये लोग थे इनका साथ नहीं दिया तो देश में टकराव होगा, देश टूट जाएगा, देश अलग अलग भाषाओं में बढ़ जाएगा, देश में गृह युद्ध होगा। तो सत्ता की साझेदारी एक समझदारी भरा आपको रूपक देती है जो देश में मतभेद को कम करती है। और ये कि नैतिक कारक भी है। नैतिक कारक का मतलब क्या हुआ? नैतिक कारक का मतलब है कि ये तो आपकी नैतिकता है, ये तो आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप अपने देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा से संबंधित हो, उसको अपने साथ जोड़ें और उनको देश के शासन में शामिल करें, है ना। तो ये पूरे तौर पर आप लोग देखते हैं। और समाज के अंदर जो टकराव होता है वो सत्ता की साझेदारी के जरिए आप लोग पूरे तौर पर कम होते हुए दोस्तों देख ही लेते हैं। ठीक, अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। किसी प्रकार का कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को अपने समक्ष में नहीं रखना है। अच्छा, लोकतंत्र के अंदर अगर हम लोग देखें, है ना, लोकतंत्र का मतलब कि जहां पर चुनाव होते हैं तो वहां पर अगर हम लोग सीधे सरल तौर पर देखें दोस्तों तो एक चीज जो हम सभी के लिए देखना बहुत ज्यादा रोचक है वो ये है कि देश के अंदर जो सरकार होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि देश के अंदर क्या होता है, सरकार होती है। और हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आपको 3 प्रकार की सरकारें दिखती हैं। 3 प्रकार की सरकार मतलब एक सरकार कहलाती है केंद्र सरकार। भैया ये जो हमारी केंद्र सरकार होती है इसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश का विकास करे, पूरे देश को आगे बढ़ाए। वहीं हर राज्य के अंदर हमें राज्य सरकार दिखती है और ये जो हमारी राज्य सरकार होती है इसका काम होता है कि भैया हर राज्य का विकास करे। तो यूपी राज्य की सरकार यूपी को आगे बढ़ाएगी, बिहार राज्य की सरकार बिहार को आगे बढ़ाएगी, एमपी राज्य की सरकार एमपी को आगे बढ़ाएगी। वहीं अगर हम लोग देखें कि जो हमारे छोटे छोटे इलाके होते हैं, शहर होते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं,
तो वहां पर हमारी होती है स्थानीय सरकार, है ना। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार का मतलब कि भैया हर शहर आगे बढ़े, हर गांव आगे बढ़े। तो देश में क्या किया गया, अगर आप देखें सबको शामिल किया गया है ना। छोटे लेवल के लोगों को, छोटे नेताओं को, राज्य स्तर के लोग नेताओं को और बड़े स्तर के नेताओं को आप देख रहे हैं कि देश के शासन में शामिल किया गया है। और इन सभी के जरिए क्या किया जाता है, देश का विकास करने की कोशिश की जाती है। की जाती है कि नहीं की जाती? जी हाँ, इन सभी के जरिए देश का विकास करने की कोशिश की जाती है। हमारे देश के अंदर आप सभी को पता है कि हमारे देश में शासन को, देश को चलाने की 3 संस्थान है। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। भाई विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका का मतलब होता है संसद, जो कानून बनाती है ना। हमारे देश के अंदर आप सभी को पता है संसद है। अब कोई बच्चे ये ना कहे कि सर जी संसद क्या होता है, मेरे लल्ला आपको पता होना चाहिए, आप क्लास 10th में आ गए हैं। संसद हमारा एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे नेता लोग बैठते हैं और देश को चलाने के कानूनों को बनाते हैं। तो संसद में देश को चलाने के कानून बनते हैं। अब कानून तो जो बन गए उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो हमारी कार्यपालिका की होती है। और अगर कोई व्यक्ति कानून नहीं मान रहा, उसको दंड देने की जिम्मेदारी, और अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसको आप देखते हैं कि वो हमारी न्यायपालिका करती है। याद करिए कोविड-19 का टाइम, जब देश में कोरोना आ गया था, उस टाइम पर संसद के अंदर डिसाइड हुआ कि देश में लॉकडाउन लगाया जाए। तो कानून बना भैया, देश में लॉकडाउन लगाया जाए। अब जब देश में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद बहुत से लोग थे जो घरों के बाहर निकल रहे थे कि नहीं नहीं देखने जाएंगे कोरोना है कि नहीं। अब जो सरकार थी उन्होंने कानून तो बना दिया नेता लोगों ने, अब कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी कार्यपालिका की थी। कार्यपालिका का मतलब क्या है? हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी पुलिस है, आर्मी है। तो कार्यपालिका, जब लोग घरों के बाहर जा रहे थे कोरोना के टाइम पर, तो उनको अंदर करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की थी, हमारी पुलिस की थी, हमारी सेना की थी, जिन्होंने बखूबी तौर पर उसको अंजाम दिया। और जब लोग बाहर आ रहे थे, नहीं मान रहे थे बात को, तो उनको दंड देने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की थी। तो देश के अंदर कानून बनाना, उसी के साथ कानून को लागू करना, और कानून जो ना माने उनको दंड देने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है। इनके बीच में शक्ति को सही तरीके से बांटा जाता है ना। और इसी शक्ति के जरिए क्या किया जाता है? चीजों को सुचारू रूप में चलाया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि सारी शक्तियां हमने संसद को दे दी, सारी शक्तियां हमने अपनी पुलिस और आर्मी को दे दी, सरकारी अधिकारियों को दे दी, या फिर सारी शक्तियां हमने न्यायपालिका को दे दी। सब में शक्ति को क्या किया जाता है? एक सीमित मात्रा में बांटा जाता है, जिससे देश में क्या किया जाए? शक्ति का संतुलन बना रहे। ऐसा नहीं कि सारी शक्तियां नेता लोगों को दे दें। अगर नेता लोगों को सारी पावर मिल जाएंगी तो वो सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे, अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना। जैसे देश के लोगों से कहा जाता है कि आप देश के शासन में आइए, वैसे ही देश को चलाने की जो हमारी संस्थाएं हैं, ऑफिसेस हैं, इनके पास भी लिमिटेड शक्तियां हैं, सबको पूरी शक्तियां नहीं दी गई हैं। क्योंकि अगर सबको पूरी शक्तियां दे देते तो मामला खराब हो जाता, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्य तौर पर आप सभी को पता है कि जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका का मतलब जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी हमारी आर्मी है, जो सरकार ने जो कानून बना दिए, संसद ने जो हमारे कानून बना दिए, जो हमारी विधायिका ने कानून बना दिए, इन सभी कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी हमारी कार्यपालिका की होती है। और मुख्य तौर पर संसद यानी कि विधायिका भैया कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। और अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों और नियमों को नहीं मानता तो उनको दंड देने की जो जिम्मेदारी होती है, अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से नहीं मान रहा तो उसको दंड देने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की होती है ना। और जैसे हमने आप सभी को बताया कि जो हमारा प्यारा भारत देश है, एक विराट देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से, दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी, जनसंख्या हमारे प्यारे भारत देश के अंदर। तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारत के नेताओं के ऊपर। और ताकि पूरे भारत का विकास किया जा सके, ताकि भारत के हर एक व्यक्ति को अपना जीवन बेहतर करने का मौका मिल सके, भारत के अंदर हमें क्या दिख जाता है दोस्तों? मुख्य तौर पर बड़े स्तर पर आपको दिखता है कि हमें 3 प्रकार की सरकारें दिखती हैं। मुख्य तौर पर हमारी 2 सरकारें, कौन कौन सी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब जो हमारे पूरे देश को क्या करती है दोस्तों? आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देती है कि पूरे देश का विकास किया जाए, है ना। तो प्रधानमंत्री जी और उनके साथी जो मंत्री होते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की कि भैया पूरे देश का आपको विकास करना है ना। वैसे ही आप देखें कि हर राज्य की एक सरकार होगी। यूपी राज्य की अपनी सरकार होगी, बिहार राज्य की अपनी सरकार होगी, झारखंड राज्य की अपनी सरकार होगी, उसी के साथ आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की अपनी सरकार होगी। हर राज्य की अपनी सरकार है, और ये जो राज्य सरकारें हैं ये अपने राज्य को बेहतर करती हैं। भारत में तीसरे स्तर की भी सरकार है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार कहते हैं। वो 1992 के अंदर शामिल की गई थी। तो बड़े स्तर पर 2 सरकारें हमें दिखती हैं। केंद्र सरकार पूरे देश को आगे बढ़ाती है, राज्य सरकारें अपने राज्यों को आगे बढ़ाती हैं, और स्थानीय सरकार गांवों को और शहरों को आगे बढ़ाती है। ठीक है, ये इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को लेके चलते हैं आगे। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश को जिम्मेदारी रखती है, राज्य सरकारें जो होती हैं
वो मुख्य तौर पर अपने राज्य का विकास करती हैं ताकि इसके जरिए जो राज्य हैं वो बेहतर हो सके। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, इन दोनों के जो अधिकार हैं वो देश की एक लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। अब ये समवर्ती सूची क्या है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक है जी, चलिए, तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ इस चैप्टर की कहानी को देखा और सत्ता की साझेदारी क्या है, देश को चलाने की शक्ति को सब में बांट देना, सबको देश को चलाने में शामिल करना, यही हमारी सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अब इस चैप्टर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस चैप्टर के बारे में मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा और ये चैप्टर आपके दिमाग में छप चुका होगा, है ना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल लिखा है कि श्रीलंका को आजादी कब मिली। जैसे मैंने आपको बताया था 1948 में मिली। तो अगर आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो यहां पर आपको हिंट भी मिल रहा है दोस्तों कि 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आजादी मिली। ठीक है जी, एक प्यारा सा एमसीक्यू आपके पेपर में यहां से बनता हुआ हमें दिख जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर जवाब दीजिए। सत्ता की जो साझेदारी होती है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर है। लाभकर मतलब बेहतर है। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। क्या सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए बेहतर है? जी हां, बेहतर है, बिल्कुल सही बात है। उसी के साथ साथ क्या इससे अलग अलग लोगों के बीच में जो टकराव है वो कम होता है? जी हां, बिल्कुल होता है। क्या ये दोनों बातें सही हैं, आ और बा? क्या लगता है दोस्तों? जी हां, आपका ये जो स्टेटमेंट नंबर आ है और बा है ये दोनों ही सही हैं, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही बनता है। चैप्टर अगर आपने समझ लिया होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर्स पूरे तौर पर सही पेश कर लेंगे, सही आप लोग गेस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है पेपर में, बिल्कुल सीधा सवाल आप देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि सत्ता की साझेदारी से आप लोग क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। भाई, सत्ता की साझेदारी से आप लोग क्या समझते हैं कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है, उस देश को चलाने की जो शक्ति है वो उस देश में रहने वाले हर नागरिक के साथ किया जाए, बांटी जाए। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, समुदाय, क्षेत्र, किसी के साथ भी कोई अंतर ना किया जाए, देश को चलाने में सबको शामिल किया जाए। इसी को हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। और जब देश में सत्ता की साझेदारी होती है तो देश मजबूत होता है, देश आगे बढ़ता है, देश में विकास होता है, देश में आपको प्रगति दिखती है ना। तो ये अच्छा सा सवाल रहा दोस्त। अगला सवाल देखते हैं कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, कि लोकतंत्र किस चीज पर आधारित है। लोकतंत्र मूल तौर पर आधारित है मुख्य तौर पर कि आप देश को चलाने में सबको शामिल करें, सत्ता की साझेदारी हो, देश में सबको मौका मिले देश को चलाने का। यही लोकतंत्र का आपको मूल मंत्र दिखता है। भारत के अंदर चुनाव कैसे होते हैं? अरे भैया, इतना आसान सवाल। हमारे देश के अंदर आप सभी को पता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से बड़े होते हैं उनको सीधे तौर पर चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलता है ना। और हमारे देश के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम सभी लोग नेता लोग चुनते हैं और ये सभी जो जीते हुए नेता लोग होते हैं ये सरकार बनाते हैं और यही सरकार देश को चलाती है। हम लोगों ने नेता लोगों को चुना, अब जो जीते हुए नेता लोग थे ये अपना ग्रुप बना लेते हैं, इसी ग्रुप को सरकार कहते हैं और यही सरकार देश को चलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने रख देते हैं। अगला सवाल है कि समाज में सौहार्द यानी कि भाईचारा और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी की क्या भूमिका है। भाई, अगर किसी भी देश के अंदर सबको देश को चलाने के में शामिल किया जाता है तो वहां पर फिर किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं रहता, जैसे बेल्जियम की बात हमने देखी, है ना। और अगर आप सिर्फ एक वर्ग को आगे बढ़ाएंगे तो उससे मतभेद बढ़ता है, उससे आप चीजों को खराब होते हुए देखते हैं, जैसे श्रीलंका में आपने देखा। तो देश के अंदर शांति, सौहार्द, भाईचारा बने रहे, इसके लिए सत्ता की साझेदारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। भारत में जो हमारी जो चुनी हुई सरकार होती है, इसके मुख्य कार्य क्या है? हमारी जो चुनी हुई सरकार है इनका कार्य है कि देश के लिए नए नए कानूनों को बनाना, और जो पुराने कानून है अगर वो सही तरीके से नहीं बने हैं तो उन कानूनों में संशोधन करना या फिर बदलाव करना। तो जो हमारी चुनी हुई सरकार होती है भैया जी, इनका काम है सीधे तौर पर हमारे शासन को चलाने के लिए नए नए नियम और कानूनों को बनाना। और अगर इन नियमों और कानूनों में किसी प्रकार का कोई आपको बदलाव करने की जरूरत है तो वो भी हमारी आपको संसद के जरिए होता हुआ दिखता है, सरकार के जरिए होते हुआ दिखता है। अगला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी की कोई 2 कारण बताइए। सत्ता की साझेदारी क्या है? आपको एक समझदारी भरा आपको क्या दिखता है, ये कारण दिखता है। समझदारी भरा कारण क्या है कि अगर हमने सत्ता की साझेदारी नहीं की तो इससे देश टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, देश में मारकाट मचेगी, देश में गृहयुद्ध हो जाएगा। तो समझदारी यही है कि सत्ता की साझेदारी की जाए, और ये नैतिकता है कि ये देश के अंदर रहने वाले लोग आप ही के हैं, इसीलिए आपको इनको सबको साथ लेके चलना है। तो इन दोनों वजह से हमें जरूर सत्ता की साझेदारी किसी भी देश के अंदर करनी चाहिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि न्यायपालिका, भाई न्यायपालिका का काम क्या होता है? हमारी जो कोर्ट है इसका काम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हमारे देश के अंदर जो हमारी न्यायपालिका है ये मुख्य तौर पर क्या करती है कि संसद ने जो कानून बनाए हैं लोग इन कानूनों को माने, है ना, लोग इन कानूनों को माने। और अगर कोई व्यक्ति क्या करता है
अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों को नहीं मानता तो उसको दंड देने की जिम्मेदारी, सजा देने की जिम्मेदारी, और अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ है ना, मान लीजिए कि आपको किसी ने किडनैप कर लिया या फिर आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी कर ली, किसके पास जाएंगे? आप कोर्ट जाते हैं, आप न्यायपालिका के पास जाते हैं। आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो कोर्ट आपकी मदद करता है, और अगर आपने किसी के साथ कोई अन्याय करा है तब भी आपको सजा हमारा कोर्ट ही देता है। तो ये आप देखते हैं कि लोग सही तरीके से नियमों को माने, इसके पालन करने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की होती है। संसद का मुख्य कार्य है, संसद का मुख्य कार्य है कि जो हमारी विधायिका है कानूनों को बनाना, और जो पुराने कानून बने हुए हैं अगर उनमें संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी संसद की होती है। एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोकतंत्र में ये क्यों आवश्यक होता है कि सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों के बीच किया जाए? ये आखिर जरूरी ही क्यों है कि हम किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर देश को चलाने की जो शक्ति है वो सब में बांटें? ऐसा क्यों जरूरी है? हमने अच्छे तरीके से समझा है दोस्तों। हमें पता है कि अगर देश को चलाने की जो शक्ति है वो सब में बांटी जाती है तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि उस देश के अंदर जो शासन पद्धति है वो सुचारू रूप से चलती है। देश के अंदर लोगों में एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है, देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं रहता, देश के अंदर किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं रहती, सब शांति से रहते हैं, देश के अंदर सौहार्द बना रहता है, देश के अंदर भाईचारा बना रहता है। लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा देश है, हमारी बात को यहाँ सुना जा रहा है, तो लोग अपना 100% देते हैं और वो देश फिर विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। तो मुख्य तौर पर उससे देश मजबूत होता है, लोगों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, नागरिक की आवाज को सुना जाता है, और उससे आप देखते हैं कि वो देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। अगला सवाल है, सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप क्या है? कि सत्ता की साझेदारी किस किस तरीके से हम लोग होते हुए देख सकते हैं या फिर देखते हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जो सत्ता की साझेदारी है वो हमें क्या दिखती है दोस्तों? कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच में दिखती है। शासन के विभिन्न अंगों का मतलब जैसे हमने देखा था कि भैया विधायिका है ना, हमारे देश के अंदर आपको विधायिका दिखती है जो कानून बनाती है, कानून बनाना, इनके बीच में जो शक्तियां बांट दी गई है ना, उसी के साथ साथ आपको बताया कि कार्यपालिका है। भैया कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। उसी के साथ आप सभी को पता है कि हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका का काम क्या है दोस्त? आप सभी को पता है कि इसका काम है कानून को क्या करना, अगर कोई दंड है दंड देना किसी को, और अन्याय है तो उसको न्याय देना। तो शासन करने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं इनके बीच में भी शक्तियों को बांटा जाता है। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर सामाजिक समूह जो हैं, सामाजिक समूह का मतलब है कि अलग अलग जो किसी देश के अंदर रहने वाले जाति, धर्म, भाषा, लिंग और समुदाय के लोग हैं, इनको देश के अंदर चुनाव करने का मौका मिलता है। ये वोट कर सकते हैं, ये खुद नेता के तौर पर खड़े हो सकते हैं। तो देश की जो शासन करने वाली संस्थान है, हमारे ऑफिसेस हैं, उनके बीच में शक्तियां बटी होती हैं। देश के अंदर जो लोग हैं वो आ सकते हैं देश के अंदर चुनाव में, और इससे आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो शक्ति होती है उसका बंटवारा किया जाता है, साझेदारी की जाती है, और इससे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि सौहार्द बना रहता है। जो देश में अलग अलग दबाव समूह हैं, प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है? दबाव समूह का मतलब होता है जो सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत सी संगठन होते हैं, जैसे भारतीय किसान यूनियन, ये चुनाव वगैरह में खड़े नहीं होते हैं लेकिन ये विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो ये लोगों को भी जब इनकी बातों को सुना जाता है तो इससे देश में शांति बनी रहती है और देश विकास के पथ पर बढ़ता है। तो सत्ता की साझेदारी इस तरीके से की जाती है, शासन के अलग अलग अंगों के साथ, सामाजिक समूहों के तौर पर और दबाव समूहों को साथ लेकर शक्तियों को बांटा जाता है, जिससे देश सुचारू रूप से चलता है। और यहां पर दोस्तों हमने इस चैप्टर को खत्म किया। सर चैप्टर खत्म? जी हाँ दोस्त, चैप्टर खत्म हो गया। बहुत अच्छे तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर की कहानी को आपके सामने पेश किया। सत्ता की साझेदारी, ये जो पूरा चैप्टर था, मैं आपसे पूरा वादा करता हूं कि यहां से एक भी क्वेश्चन आप बाहर आते हुए नहीं देखेंगे। इस चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से गहराई में जाकर हमने इस कहानी को समझा है। आशा है कि इस चैप्टर को हमने कॉन्सेप्ट वाइज भी समझा और क्वेश्चन आंसर्स को भी समझा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी। आप लोगों को हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ, सहेलों के साथ शेयर करना है। और उसी के साथ साथ हमारी ये जो क्लास है आपको हफ्ते में 3 बार, सप्ताह में 3 बार आते हुए दिखती है। आज की जो हमारी क्लास है ये सत्ता की साझेदारी से संबंधित है। अगला चैप्टर आप कौन सा कराना चाहते हैं उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। आप हमारा जो पीडब्ल्यू परिवार है उसके साथ जुड़े रहें, हिंदी मीडियम चैनल के साथ, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का पूरा जो हमारा पाठ्यक्रम होगा इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको टॉप कराने की जिम्मेदारी हमारी है। इन क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, डिस्कशन करेंगे एक नए चैप्टर को और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स को आपके साथ रखेंगे। जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी, किस चैप्टर को अगर आप कराना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट के अंदर जरूर लिखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।